आज हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति का चतुर्भुज। क्षेत्रमिति हम लोग पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं, 2 सेशन में क्षेत्रमिति को स्टार्ट किए थे। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है 2D 3D फिगर, है ना। ये सब बता दिया गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में आपका त्रिभुज क्लियर हुआ, समबाहु विषमबाहु, है ना। त्रिभुज से रिलेटेड फर्स्ट क्लास में क्लियर। उसके बाद दूसरे क्लास में आपका चतुर्भुज, यानी कि कल आपका चतुर्भुज पढ़ाया हुआ था। तो उस चतुर्भुज में आपको जानना था वर्ग, उसके बारे में पूरा जानकारी, उसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण कैसे निकला जाता है। तो किसी भी चीज का फॉर्मूला पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को ध्यान देना है कि फॉर्मूला आखिर आता कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपके सामने आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है और उसका विकर्ण क्या है, क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है। सीखे हुए चतुर्भुज सीख लिए, उसके बाद फिर आयत सीखे थे। उसके बाद फिर था आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है तो उसमें तो बताया नहीं है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जब आपको 4 भुजा दिया रहे या फिर 2 विकर्ण दिया रहे। तो इसके दो को फॉर्मूला निकला था समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। उस 3 को चतुर्भुज को हम लोग क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपका समांतर चतुर्भुज, उसके बाद फिर समलंब चतुर्भुज और फिर पतंग। पतंग भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज। क्लियर है। पतंग आपका कोई वर्गाकार नहीं होता है। पतंग को जब गौर से देखिएगा तो वर्गाकार नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या है आपका, आज क्या चीज पढ़ना है, समलंब। समलंब पढ़ना है, समांतर पढ़ना है, उसके बाद फिर पतंग। यही होता है पतंग, ऐसने होता है ना। तो 3 चीजों का हम लोग आज सीखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका परिमाप क्या होता है ना। चलिए, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। समलंब, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। क्या चीज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्या है। समलंब चतुर्भुज हम देखें, वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और सभी भुजा 90 डिग्री पर हो, वर्ग कहिएगा। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और सभी भुजा 90 डिग्री पर हो तो उसको आयत कहिएगा। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, आप वर्ग भी कह सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर रहेगा सभी भुजा तब। लेकिन वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो लेकिन उसका सभी अंदर का कोण 90 डिग्री पे ना हो, तब आप उसको समचतुर्भुज कहते हैं। पिछले क्लास में बताया गया। अब है, इससे पहले हम देख लेते हैं, पहले पढ़ेंगे समांतर, उसके बाद समलंब, उसके बाद पतंग। तो आपका समांतर चतुर्भुज, तो वैसा चतुर्भुज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, समांतर को ले लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, यानी कि जो भुजा जितना बड़ा ये है उसके सामने का भुजा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, और फिर जितना भुजा ये है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होना चाहिए। आमने सामने का भुजा बराबर हो और दोनों समानांतर भी हो। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये आपका रहा समानांतर। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर, और ये भी आमने सामने का भुजा का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या कहिएगा,
अब गौर कीजिए, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो, साथ ही साथ दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हो। तो समानांतर किसको कहते हैं? जो कभी एक दूसरे को काटे ना। मतलब कि ऐसा भी आपका दोनों भुजा हो सकता था, देखिए चतुर्भुज आपका ऐसा बन सकता था, पर ये जो दोनों रेखा है ये समानांतर नहीं है ना। इसलिए ये जो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तो हो और साथ ही साथ समानांतर भी हो, तो वैसा तो आपका आयत में भी होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर भी हो जाता है। पर इसमें एक बात और खास क्या है, इसका अंतःकोण जो होगा 90 डिग्री पर नहीं होगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को लिख लेते हैं। क्या है परिभाषा? वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, ठीक है, हो, और अंतःकोण 90 डिग्री ना हो, अंतःकोण 90 डिग्री ना हो। अगर 90 डिग्री होगा तो जस्ट उसका नाम क्या बदल जाएगा, आयत, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, आयत। तो और अंतःकोण क्या हो, 90 डिग्री ना हो। अगर इसके अलावा और कुछ है तब क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या बोलिएगा, समानांतर चतुर्भुज। ये हो गया वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो और अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर ना हो, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम लोग तो जानते हैं, देखो बोलने की इसमें, देखो ना हो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हो तो हम यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई से। अब गौर कीजिए, इसका लंबाई क्या है और इसका चौड़ाई क्या है। अगर आप इसको लंबाई मानते हैं तो क्या आप इसको चौड़ाई मान सकते हैं? तो जिस तरह से हम बताए थे समचतुर्भुज में कि आप इसको चौड़ाई नहीं कह सकते हैं। चौड़ाई किसको कहते हैं, समानांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी को, समानांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। अगर आप इसको लंबाई मानते हैं, इस भुजा को, तब फिर आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इनके बीच लंबवत दूरी, इसको आप क्या कहिएगा, ऊंचाई कहिएगा। क्लियर है, इसको आप क्या कहिएगा, ऊंचाई। लेकिन जैसे ही आप इसको लंबाई माने हैं, इसको अक्सर हम लोग इसी को मानते हैं, इसलिए आदत में क्या रखेंगे, इसी को लंबाई मानना, तब फिर आपका क्या होगा, इनके बीच की दूरी, इसको इसकी ये क्या होगी, आपका ऊंचाई हो गया या फिर चौड़ाई माना जाएगा। अब गौर कीजिए, क्या इसका ऊंचाई दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज का, तो समांतर चतुर्भुज का आपके पास ऊंचाई नहीं दिया गया, तब फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। और बोल रहा है कि लंबाई, ठीक है आपको लंबाई पता है, पर चौड़ाई के रूप में तो आपका ऊंचाई होता है। तो इस समांतर चतुर्भुज में आपको नहीं निकाल सकते हैं कि इसकी लंबाई कितना है, इसलिए वो आपको बता के देगा रेडीमेड सेल, ठीक है। जो चीज आपसे नहीं हो सकता है वो ऑलरेडी आपको क्या करेगा, देगा। तो आपको क्या देगा, अगर क्षेत्रफल निकालना है, आपको लंबाई बताया है तो चौड़ाई भी बतावेगा, नहीं तो फिर कुछ और डाटा के रूप में कुछ और देगा। लंबाई बतावेगा, चौड़ाई ना बतावेगा तो क्षेत्रफल बता देगा, है ना। तो आपको ऐसे देखिए, त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, ऊंचाई नहीं दे रहा था, फिर भी हम लोग निकाल ले रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप ऊपर से क्या गिराए हैं, लंब गिराए हैं। तो किस रूप से आप निकालना चाहेंगे, समबाहु त्रिभुज था, ऐसे आप गिराते थे ऊपर से, तो ये दो बराबर भाग में बट जाता था। इस हिसाब से एक ये समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज, इसकी ऊंचाई निकाल लेते थे ये और इसके मदद से, ये पता चल जाता था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। आपको ये पता है, आप लंब नीचे गिराए हैं, तो अब ये जो बराबर भाग में नहीं बटा है, इस वजह से ये जितना लंबा होगा आप नहीं कह सकते कि ये कितना है, ये कितना है। जब यही पता नहीं रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि समकोण बन जाए
समकोण का अगर कोई एक भुजा नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ तो आपको ना ये पता रह जाएगा ना ये पता रह जाएगा, इस वजह से आप इस ऊंचाई को नहीं निकाल सकते हैं। और आपको जब क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा तो लंबाई के साथ चौड़ाई फ्री देगा। क्लियर है? इसलिए जिस तरह से समचतुर्भुज के केस में इसको आधार कहा जाता था और चौड़ाई को ऊंचाई, उसी तरीके से इसमें भी है। लंबाई को क्या कहा गया है? बेस, यानी कि आधार, आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है? ब्रेथ क्लियर है ना? यही आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। जस्ट समचतुर्भुज के तरह आधार गुने ऊंचाई। समचतुर्भुज का दो फॉर्मूला था, एक आधार गुने ऊंचाई और दूसरा क्या था? 1/2 इंटू क्या हो गया था? d1 इंटू d2, है ना? क्लियर हो गया? आगे आइए। इसका परिमिति निकालने के लिए आपको कह सकता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमिति का क्या फॉर्मूला होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमिति तो हम लोग तो जानते हैं, क्या चीज हुआ? परिमिति यानी कि परिसीमा। तो दिक्कत है का? वहाँ पर ऊंचाई का हाइट नहीं, अच्छा ब्रेथ लिखे दोनों भी ही हो जाएगा, वो बोल रहे। अब चौड़ाई के हिसाब से मीनिंग हम लिखें क्या चीज? ब्रेथ। अगर आप आधार के इसका लेंथ होता है LENTH, इसको बोलिएगा तो इसका बेस नाम रखा होगा, इसका हाइट HIGHT, तो क्या हो जाएगा? B गुने H। ठीक है? अब समांतर चतुर्भुज का परिमिति का मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों तरफ की सीमा को जोड़ देना। क्या कहलाता है आपका? परिमिति, परिसीमा कहलाता है। लेकिन वृत्त के केस में परिधि कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? चारों ओर की सीमा को जोड़ देंगे। तो इसमें भी गौर कीजिए, ये लंबाई है, क्या ये चौड़ाई है? ये चौड़ाई आप नहीं कह सकते हैं, तो आपको सीमा जोड़ना है। जो ये होगा वही ई होगा। इसको भी हम कुछ मान लेते हैं कि ये कुछ होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको H मान लीजिए या P मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, P मान लेते हैं। ये L है और ये क्या है? P है। तब क्या कहिएगा? L प्लस P प्लस L प्लस P। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप क्या कहिएगा? आमने सामने की भुजाओं का जोड़। आमने सामने की भुजाओं का जोड़। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस P। या फिर आप इसका शुद्ध हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों समानांतर भुजाओं का जोड़। दोनों समांतर भुजाओं का, बेकार का ये भुजाओं का जोड़, बेकार का ये फॉर्मूला। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? नियम कि आपको समांतर चतुर्भुज का परिमिति निकालना है। ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये कितना, चाहे कोई भी आकृति आ जाए, उसका अगर आपको परिमिति निकालना है तो चारों तरफ के सीमा को, चारों तरफ के बाउंड्री को जोड़ दिया जाता है। जोड़ के जो आंसर आता है वही आपका परिमिति होता है किसी भी आकृति का। तो इसका समांतर चतुर्भुज का परिमिति निकालने के लिए कह रहा था, इस वजह से हम इसको क्या किए? चारों तरफ के सीमा को जोड़ दिया। क्लियर है? तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आपके पास इतना ही। ठीक है? अब आते हैं आपके सामने क्या है? समलंब चतुर्भुज। क्लियर है? अगला आपको जानना है समलंब चतुर्भुज के बारे में। समांतर के बारे में जान लिए कि इसका क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला B गुने H होता है, और किसी भी आकृति का परिमिति निकालने का फॉर्मूला उसके चारों ओर के बाउंड्री को जोड़ देना। क्लियर है? अब समलंब पे आइए। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? आप किस चतुर्भुज को देख करके आप बोल सकते हैं कि समलंब है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है? इसके बारे में देखो, दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ पे दिक्कत हो गया, गणित पूछे तेरे से। चलिए ठीक। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है भाई? आप कैसे पहचानिएगा? आप तो ठीक है, आप वर्ग को आराम से पहचानते हैं, चारों भुजा बराबर। आयत को आराम से पहचान सकते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर। समांतर को पहचान सकते हैं कि चारों भुजा बराबर हो पर 90 डिग्री पे अंतर कोण ना हो। आप समांतर चतुर्भुज को पहचान सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर हो पर अंतर कम 90 डिग्री ना हो। पर समलंब को कैसे पहचानेंगे? समलंब देखिए,
आपको समलंब ऐसा दिख सकता है, आपको समलंब ऐसा दिख सकता है, ठीक है। आपको समलंब ऐसा दिख सकता है। ये सब क्या है? समलंब चतुर्भुज। अब हम देखते हैं कि साथ पहचानिएगा कैसे समलंब चतुर्भुज होता है। चलिए देखिए, तो वैसा चतुर्भुज, इसका परिभाषा क्या है भाई? तो वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका जिसका क्या लिखते हैं इसमें? जिसका तो वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा या फिर भुजाओं का एक जोड़ा। आप क्या इसमें चतुर्भुज में भुजाओं का क्या जोड़ा बन सकता है? एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज में भुजाओं का दो जोड़ा होता है। तो हम यहाँ पे स्पेशल फरमा रहे हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसमें, जिसमें लिख देते हैं, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। क्या हो? समांतर या फिर समानांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं। गौर कीजिए, हम इसको पढ़ रहे हैं। वैसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। गौर कीजिए कि ये वाला क्या है? उसके लंबाई, उसके चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि दो भुजा समानांतर होना चाहिए। तो आपका गौर कीजिए कि ये दोनों भुजा क्या है? लंब समानांतर। अब यहाँ गौर कीजिए, इसमें कौन कौन सा भुजा समानांतर है? ये भुजा, भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर है और दूसरा समानांतर नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो और दूसरा समानांतर नहीं हो, ठीक है। अब देखिए, आप इसको भी समलंब कह सकते हैं। भुजाओं का एक जोड़ा क्या है? समानांतर है और दूसरा नहीं है। आप इसको भी समलंब कह सकते हैं। गड़बड़ा गया, रुको। इसको भी समलंब कह सकते हैं। देखिए, ये वाला क्या है? समानांतर है। देखने में जो लग रहा हो टेढ़ा, ये दोनों क्या है? समानांतर है। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है? सेम है। तो वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो? समानांतर हो और दूसरा समानांतर ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। अब आपको कह सकता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का परिमिति क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेके दिखाते हैं। अब आइए, आप समलंब चतुर्भुज को भी, जैसे कि आप यहाँ ले रहे हैं, ये आपका क्या है? समलंब चतुर्भुज हो गया। ये दोनों क्या है? समानांतर है और ये दोनों समानांतर नहीं है। ये दोनों क्या हो गया? समलंब। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब गौर कीजिए, इसका नाम रख दीजिएगा L1, इसका नाम रख दीजिए L2। लंबाई L1 है, लंबाई क्या है? L2। इसका कुछ ऊंचाई होगा, इसका कुछ क्या होगा? ऊंचाई होगा। क्लियर है? अब गौर कीजिए, आप समलंब चतुर्भुज ऐसे ही बना सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। फिर हम सिद्ध करने के लिए ऐसा क्यों नहीं लिए और ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें भी वही झमेला है। आपको जब समलंब चतुर्भुज देगा तो आपको क्षेत्रफल पूछेगा और आपको क्या करेगा? दोनों लंबाई देगा। इस बार क्या करेगा? दोनों का लंबाई इसको देना जरूरी है। दोनों का लंबाई देगा और उसके साथ साथ ऊंचाई भी जरूर देगा। अगर ऊंचाई नहीं देता है तो आप ऊंचाई को नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप जैसे कि हम बता दें कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ से हम ऐसे ऊंचाई खींचे, ठीक है। ये भी आपको अगर बता दिया जाता तो आप गौर कीजिए, ये दो भुजा पता रहता तब ना इसको निकालते हैं। पर यहाँ आपको अगर ये बता दिया जाए, लो भाई 3 सेंटीमीटर बता दिया जाए, तब ये कितना लंबा है आप कैसे बता सकते हैं? अब बोलिएगा 10 में से क्या बता दे, कैसे बता दे? तो ये ऊंचाई को आप नहीं निकाल सकते हैं।
इसलिए इसमें भी आपको रेडीमेड देगा, है ना। इसमें ऊंचाई को क्या करेगा, आपको देगा। तुम लोग को पहले नहीं रहता है, इसमें क्या करेगा, आपको रेडीमेड आपको ऊंचाई देगा। इसलिए हम क्या किए हैं, ऊंचाई वाला ले लिए हैं। जब देवे करेगा तो हम ऊंचाई वाले से क्यों ना सिद्ध कर दें। ठीक है। अब बात आया कि अब इसमें जो लंबाई ए को देता था सर, आप खाली ये देता 10, फिर इसको क्यों दे दिया, ना देता। तो बतावे हैं क्यों जरूरत पड़ जा रहा है, क्यों जरूरत है इसका। अब गौर कीजिए, आप क्या बताते हैं, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है ना। मान लेते हैं कि ऊंचाई आपको हम बोल दे रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबा है और ये 10 सेंटीमीटर है। आप अब देखिए, ज्यादा बड़ा बन गया, रुकिए। क्या ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज सेम है, नहीं। पर इसका भी ऊंचाई आप देख रहे हैं, लगभग हम इतना ही बड़ा बनाने की कोशिश किए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका लंबाई भी 10, इसका ऊंचाई भी 5। आपका खाली बदली क्या हुआ, ऊपर का लाइन बड़ा से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आप खाली लंबाई आधार गुने ऊंचाई लेकर के चलिएगा तो इसका भी वही क्षेत्रफल निकल के आएगा, इसका भी वही क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप गौर कीजिए कि जो चतुर्भुज निर्भर कर रहा है कौन कौन से चीज पे, आपके ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। कैसा बनेगा, ये और इस लाइन को लेकर के। क्लियर है, समझ में आ रहा है हल्का हल्का। इसी के तरह हम एक और बना दिए, देखिए लंबाई खाली छोटा कर दिए, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तब तो बोलिएगा कि दोनों का सेम क्षेत्रफल है। ऐसा नहीं है, इसलिए आपको दोनों का लंबाई बताता है, फिक्स कर देता है कि वही चतुर्भुज है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। इसको क्या माने हैं, L1 इसको क्या माने हैं, H2 इसको क्या मान लिए, H। क्लियर। अब गौर कीजिए, आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो कोई भी बहुभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं निकालने के लिए आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा उसको त्रिभुज में बांट देने के लिए। हमेशा यही कर रहे थे कि त्रिभुज में बांट के बनाते रहते हैं, चाहे कोई खास चतुर्भुज में। तो आप इसको बना सकते हैं, इसको ऐसे फाड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, इतना चतुर्भुज बन जाएगा और इतना त्रिभुज बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या पता चल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आएगा पता चल गया, है ना। तो आप गौर कीजिए कि ये L1 था और ये यहाँ से यहाँ पूरा क्या था, L2 था और ये L1 था। जो L1E वही L1E होगा। तो E कितना होना चाहिए, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। क्लियर है। अब आपको ऊंचाई इसमें देगा तो ऊंचाई के रूप में आपको H दे रहा है, H। तो जो HE वही HE। अब बताइए कि आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं। आपको पता है L1 गुने H। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, 1/2 इंटू B गुने H। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, इस चतुर्भुज का नाम रख देते हैं ABCD और यहाँ पे E। अब हम एक एक करके निकालते हैं। अभी हम देख रहे हैं चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल, ABED का क्षेत्रफल, ABED का क्षेत्रफल कैसे निकलता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चूंकि अभी चतुर्भुज है ये वाला, इसका हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, B गुने लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है आपको, लंबाई के रूप में L1 है और चौड़ाई के रूप में H है। किसी भी चीज के किसी भी फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए आप दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, चाहे आप क्षेत्रमिति रूप से, चाहे आप ज्यामिति रूप से। ज्यामिति रूप से होता है कागज को काट छट कर सिद्ध करना कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। कागजे से आपको कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा करने का, कागज ही से सिद्ध हो जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, कागज से भी करके बता देंगे इसको हम। तो ABED का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्षेत्रमिति रूप से है, ज्यामिति रूप से बता देंगे, L1 गुने H।
क्लियर हो गया? इतना का क्षेत्रफल आप निकाल लिए, इतना का भी निकाल लेते हैं, इस वाले भाग का भी, फिर लास्ट में दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप क्या करते हैं, अभी इसका क्षेत्रफल निकालिए, बीईसी, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी गुने एच, 1/2 बी यानी कि बेस के रूप में आपका L2 माइनस L1 है, L2 माइनस L1 है, और एच के रूप में क्या है, एच है, ऊंचाई के रूप में क्या है, एच है। गौर कीजिए, ये चतुर्भुज का आपके पास क्षेत्रफल आया, ये क्या है। अगर आप क्या करते हैं, चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल में त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना। आप इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है, L1 गुने ए बी डी, इतना का क्षेत्रफल L1 गुने एच है, प्लस त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल कितना निकाल के आए हैं, 1/2 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एच, बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल, ये ना होगा। अब गौर कीजिए, इसमें भी एच, इसमें भी एच, एच को क्या कर लेता है, कॉमन, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, एच को क्या कर लिए, कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, L1 प्लस 1/2 L2 माइनस L1, है ना। H को कॉमन किया तो यहाँ L1 प्लस का प्लस 1/2 L2 माइनस L1, H हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या है, 1, इसमें 2 और एक एलसीएम 2, ये हो गया L1 प्लस L2 माइनस L1, ठीक है। अब L1 से L1 क्या हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है क्या, 2L1, कहाँ दिक्कत हुआ, ओ यहाँ 2L1 हो जाएगा, है ना, 1 दूनी 2 और 2L1 क्या हो गया, 2L1 प्लस L2 माइनस L1। अब गौर कीजिए, E 1/2 क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो गया, H/2, 2L1 में से L1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 का L2। अब देखिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1/2 इंटू ऊंचाई, H को क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई, इंटू L1 प्लस L2 क्या है, L1 प्लस L2 समानांतर भुजाओं का जोड़ है। तो आप क्या बोलिएगा, फॉर्मूला 1/2 इंटू ऊंचाई और समानांतर भुजाओं का जोड़, क्या बोलिएगा, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजा का जोड़। यही आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, 1/2 हाफ इंटू ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग। ये क्षेत्रमिति रूप से सिद्ध किया, इतना लंबा चौड़ा। इसको आपको 2 से 3 मरतबा बनाना है, न मेरे बताने का कोई फिर फायदा नहीं, ठीक है। आराम आराम से पढ़िएगा, सही रहेगा, इसको बनाइए तब मजा है। जल्दीबाजी करे कोई जरूरत ना है, आया चल गया काम हो गया, मेहनत करेगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्लियर है। अब क्षेत्रमिति रूप से कागज में थोड़ा समय लगेगा, कागज क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। चलिए अब ज्यामिति रूप से सिद्ध करते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग क्यों होता है, समांतर भुजा का योग क्यों होता है। आपके पास कौन सा चतुर्भुज था, यही चतुर्भुज था, समलंब था, तो क्या खाली ये ऐसा ही समलंब का है, आपके इस समलंब का भी क्या है, फॉर्मूला यही है, इस समलंब का ये फॉर्मूला क्या है, यही है, L1 L2 और ये क्या रखेगा आपको, H, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कागज आपको दिया गया है, आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको इसका जो टेढ़ा है, टेढ़ा लाइन, इसको क्या कर लेना है, इसका मध्य बिंदु बीचों बीच काट देना है, बीचों बीच, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो 5 तो 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, है कि नहीं, 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो गया, ये 5 ये 5। अब यहां से ऐसे इसको मोड़ना है, इस बिंदु पे कट लगा के स्केल रख लीजिएगा, ऐसे स्केल को दोनों बिंदु पे रख लीजिएगा और कागज को ऐसे क्या कर लीजिएगा, मोड़ लीजिएगा, तो ऐसा कट महसूस होगा, देखिए
ऐसा मोड़ आ जाएगा। मोड़ को क्या कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। इससे मोड़ को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ठीक है, मोड़ को काट किया, जस्ट ऐसे पलट देना, घुमा देना, ऐसे लोरी पकड़ करके ऐसे कर देना। क्या कर देना है, लोरी पकड़ करके कागज को काट दिए ऐसे करके, और इसको ऐसे पकड़ करके करना है, घुमा देना है। तो आप गौर कीजिए कि ये वाला चीज कहाँ चल जाएगा, इस पे आकर के ऐसे गोल घूम करके बैठ जाएगा, और ये जो आधार होगा ये वाला पॉइंट कहाँ पे आके सटेगा। देखो गौर करो, यहाँ पे ऐसे गोल घुमाइएगा तो यहाँ पे आके सटेगा, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ, और ये जो लाइन होगा ये यहाँ आके हो जाएगा, और ये जो लाइन होगा ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। अब जैसे ही काट के आप उसको ऐसे किए, अब यही देखिए किस रूप में बदल गया, त्रिभुजाकार हो गया। किस रूप में हो गया, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हुआ कि नहीं हुआ। अब गौर कीजिए, त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू एच इंटू यहाँ पे क्या हो गया, ये L1 था और ये क्या था यानी कि L1 प्लस L2। आप पूरा बेस दीजिएगा ना, तो बेस पूरा क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। क्लियर है, ये क्या हो गया, ज्यामितीय रूप से सिद्ध। आप उसको L1 माने, इसको L2 मानते, इसको H मानते, ऐसे काट के ऐसे डाल दिए, देखिए सिद्ध हो गया कि 1/2 इंटू H इंटू L1 प्लस L2 होता है। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समानांतर भुजाओं का जोड़। क्लियर है। अब आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया, अब क्या करना है आपको, परिमिति पूछेगा। तो परिमिति तो हम बार बार कहते हैं, किसी भी चीज का परिमिति पूछे उसके चारों तरफ के बाउंड्री को क्या कर देना है, जोड़ देना है। परिमिति निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो पूछ सकता है आपसे समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का परिमिति बताइए, यानी कि चारों तरफ की सीमा। तो ये आपका समलंब रहेगा, किसी भी तरीके का समलंब दिख जाए तो चारों ये प्लस ये चारों तरफ के सीमाओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक ही फॉर्मूला, चारों तरफ के सीमा को, चारों तरफ के सीमा को, अब देखिए सब जगह जाकर सीमा ढूंढेगा, सीमा खोज के लाओ है ना। चारों तरफ के सीमा को जोड़ देना, कहीं बिल्डिंग उल्डिंग ना करा दे पापा। ठीक है, तो चारों तरफ के सीमा को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यही क्या है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का और परिमिति निकालने का। इसके अलावा और आपसे कुछ पूछेगा नहीं। क्लियर। चलिए उसके बाद है आपका पतंग। पतंग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अब आपका बचा है लास्ट, चतुर्भुज में लास्ट बचा है पतंग। ठीक है, पतंग का क्षेत्रफल। तो पतंग काफी आसान है देखने में। पतंग क्या होता है, तो पतंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पतंग वैसा चतुर्भुज है, वैसा चतुर्भुज है जिसका बगल का भुजा, या फिर बगलगीर भुजा लिख देता है ना, बगलगीर भुजा इसको और सुंदर बनाते हैं, सुंदर, जिसका बगलगीर का दो जोड़ा, एक जोड़ा, तो कैसे बना दे, वैसा चतुर्भुज है जिसका बगलगीर का एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा बराबर हो। परिभाषा क्या, आपको चित्र देख करके वही उसी के बारे में लिख देना है, वही हम लिखने की कोशिश कर रहे थे। वैसा चतुर्भुज है जिसका बगलगीर का एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि देखिए, ये वाला भुजा पाड़े और ये वाला भुजा पाड़े, ये भुजा का बगलगीर ये भुजा है, तो एक जोड़ा क्या हो गया, बराबर। तो बगलगीर का एक जोड़ा बराबर, और फिर ये भुजा और ये भुजा बिल्कुल क्या होता है, अगर छोटा बड़ा होगा तो गुड्डी क्या होगा, गुड्डी भाग जाएगा, लपेगा, इसे गिरेगा, इसलिए छोटा नहीं बनाना है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उसका बगल तो इसका बगल ही है, बोलते ना, एक जोड़ा, बगलगीर का एक जोड़ा, जब ये इसके बराबर हो गया तो एक जोड़ा खत्म। अब इसका जोड़ा की बात कर रहे हैं। पहले इधर से स्टार्ट किया था, पहले इधर से स्टार्ट किया था। पहले किधर से, इधर भी तो बगल हो सकता है, ये बताओ। इधर भी तो हो सकता है। हाँ, तो फिर ऐसे गुड्डी बनेगा, ले बगलगीर का एक जोड़ा ये बराबर
अब तुम तिरछा गुड्डी इधर भाग रहा उतने बना दो। लो अब बोलेगा फिर यहाँ से स्टार्ट किए हैं। अरे गुड्डी बनाना, गुड्डी में आपको क्या ख्याल रखना है कि बगल का दो क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई भी आप बगल का दो क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। गलत कर दिया। ये भुजा और ये भुजा बराबर है आपका। इसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? न समलंब है, न समांतर है, न समचतुर्भुज। समलंब है, ये समलंब रहता तो ये दोनों क्या होता, समानांतर होता। चलो आपको समानांतर दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन हम इसको समानांतर ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गौर कीजिए कि ये दोनों समानांतर है। ये वाला भुजा समानांतर लग रहा है, ये वाला भुजा है, तो कोई समानांतर नहीं है। तो फिर ये है क्या? तो ये पतंग है। ये क्या हो गया? पतंग। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? काफी आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बाबू साहब। इसको क्या कर देना, इसे ये आपका पतंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा। तो आपको क्या देगा? चारों भुजा देगा, कोई फायदा ना होगा। आपको क्या देगा? विकर्ण को देगा। क्या देगा? एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण। हम जानते हैं पतंग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या चीज बांटता है? समद्विभाजित भाजित करता है। यानी जितना बड़ा ई उतना ही बड़ा ई, जितना बड़ा ई रहेगा उतना ही बड़ा ई रहेगा। आपको चारों भुजा दे ले रहेगा इसे। अगर खाली चारों भुजा देगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये भुजा दिया रहेगा तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये भुजा दिया रहेगा तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये भी रहेगा, है ना। ऐसी नॉर्मली पतंग आपके सवाल में आता ही नहीं है, पर सोच लीजिए आ गया तो क्या करेंगे? ये दिया रहेगा ये हो जाएगा, ये दिया रहेगा ये हो जाएगा। आपका फिर विकर्ण देगा कि ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? विकर्ण को पाड़ दीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, विकर्ण का पतंग का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित में बांटता है। एक विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करता है। देखिए एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये। इसमें से कोई एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये वाला विकर्ण जो है ये वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं। तो आपको ये विकर्ण पता रहेगा तो आधा आधा ये भी पता हो जाएगा कि आधा ये आधा, ये पता हो गया, ये पता हो गया, भुजा पता है ये, तो ये ना पता कर लेंगे ऊंचाई। तो जब ऊंचाई पता हो गया, पूरा आधार पता रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी गुणे एच कर लीजिएगा। इसका भी क्षेत्रफल वैसे ही निकलेगा। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ऊंचाई ना निकाल लेंगे इसका भी क्षेत्रफल 1/2 इंटू बी गुणे एच। और दोनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। क्लियर है? यही आपका क्या हो गया? पतंग हो गया। चतुर्भुज से रिलेटेड जितना भी कुछ हो सकता था आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, वृत्त हो गया, वलय हो गया, काफी बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आ जाइए, आपको क्या पढ़ लीजिएगा, इसको 2-3 मरतबा बना लेना है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।